कहानी की शुरुआत में हम शातिर चोरों की एक गैंग को देखते हैं जो एक ऐसे बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। दरअसल स्पेन में मौजूद ये बैंक 500 साल पुराने अनमोल खजाने को अपने सबसे गहरे तहखाने में दबाए बैठा है। इसलिए बड़े बड़े क्रिमिनल्स की नजर सालों से इस बैंक पर है। लेकिन यहाँ के सुरक्षा इंतजाम इतने नेक्स्ट लेवल हैं कि अगर बैंक के आसपास थोड़ी सी भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो पलक झपकते ही 15 हेविली आर्म्ड गार्ड्स फायरिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। पूरे एरिया को मॉनिटर करने के लिए ऐसे एडवांस कैमरास लगाए गए हैं जो इंसानी कदमों की हल्की सी आहट को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत है इस बैंक का अंडरग्राउंड तहखाना। 19वीं सदी में बनी इस तिजोरी का डिजाइन और मैकेनिज्म आज के दौर के बड़े से बड़े क्रिमिनल्स के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और इस वक्त ये लोग इसी पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले मिलिए वॉल्टर से, जो ब्रिटेन में एक ऐसी एजेंसी चलाता है जो समंदर की गहराइयों से प्राचीन और ऐतिहासिक चीजें डिस्कवर करने का काम करती है। एक बार डीप वाटर रिसर्च के दौरान वॉल्टर और उसकी एक्सपर्ट टीम को साल 1645 का एक डूबा हुआ ब्रिटिश जहाज मिल जाता है। इस मिशन के दौरान जेम्स नाम के एक प्रोफेशनल गोताखोर को पानी के नीचे एक बहुत पुराना बॉक्स मिलता है जिसके भीतर सदियों पुराने सोने के 3 रेयर सिक्के रखे हुए हैं। इन तीनों सिक्कों के पीछे एक बहुत बड़ा मिस्ट्री छिपा हुआ है जिसे जानने के बाद किसी भी इंसान का लालच जाग जाए। लेकिन इससे पहले कि वॉल्टर और उसके साथी अपनी इस बड़ी सक्सेस का जश्न मना पाते, ठीक उसी समय स्पेनिश नेवी के जंगी जहाजों ने उनके पूरे शिप को चारों तरफ से घेर लिया। स्पेनिश नेवी ऑफिसर का क्लेम था कि वॉल्टर की टीम ने उनके समुद्री बॉर्डर का उल्लंघन करके यह खजाना निकाला है। इसके तुरंत बाद स्पेन की नेवी ने वॉल्टर की टीम की सारी कीमती प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली। उन अनमोल सिक्कों वाले बॉक्स को भी वहां की सरकार ने सीज कर लिया और सीधे उसी सुपर सेफ बैंक के अंडरग्राउंड तहखाने में लॉक कर दिया। वॉल्टर अपनी सालों की मेहनत की इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी टीम ने अपनी जान दांव पर लगाकर समंदर से वह खजाना निकाला था जिसे नेवी ने बिना किसी मेहनत के छीन लिया और अब बदला लेने के लिए वो उस बैंक के भीतर घुसकर अपने तीनों सिक्के वापस चुराने का एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। वॉल्टर ये मुश्किल काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने ही देश के एक जीनियस स्टूडेंट थॉम को अपने साथ मिला लिया जो बहुत कम उम्र में एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंडसेट का मालिक है। थॉम अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही पूरी कर रहा था, लेकिन उसकी काबिलियत देखकर दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनीज उसे बिना डिग्री के ही ऊंचे पदों की जॉब ऑफर कर रही थीं। हर महीने तकरीबन $4 लाख की सैलरी और बेहतरीन फैसिलिटीज का प्रॉमिस था। मगर थॉम किसी भी कंपनी के कॉर्पोरेट रूल्स और बंदिशों में रहकर काम नहीं करना चाहता था और यहीं उसकी मुलाकात वॉल्टर से हुई। वॉल्टर थॉम के सामने एक बड़ा प्रपोजल रखते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे एडवांस और सेफ बैंक की सिक्योरिटी को क्रैक करने में हमारी टीम का नेतृत्व करो ताकि मैं अपनी वो अनमोल अमानत वापस ला सकूं जिसे मैंने खुद गहरे समंदर से निकाला था। ये सुनकर थॉम पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल हूं? वॉल्टर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, इस सीक्रेट मीटिंग से पहले मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड और तुम्हारे कमाल के IQ की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। वॉल्टर आगे कहता है, हमें तुमसे कोई चोरी नहीं करवानी, बस तुम अपनी बुद्धिमानी से उस कॉम्प्लिकेटेड तिजोरी के वर्किंग सिस्टम और पूरे लेआउट को समझने में हमारी टीम को गाइड करो। थॉम अभी भी दुविधा में होता है, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैं इस इलीगल काम के लिए तैयार हो जाऊंगा? तभी वॉल्टर अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलता है, अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहा तो तुम्हें इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां भी बिना कुछ किए ऐश की जिंदगी झेंगी। इतना कहकर वो स्पेन का एक हवाई टिकट टेबल पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। थॉम घर लौटकर इंटरनेट पर बैंक ऑफ स्पेन के बारे में छानबीन करता है और पता चलता है कि इसकी तिजोरी दुनिया की सबसे उलझी हुई तिजोरी है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। यह चैलेंज देखकर थॉम का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और वो वॉल्टर के साथ जाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन पिता को कॉल करके बताता है और फिर फ्लाइट पकड़कर मैड्रिड एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात लोरेन से होती है। लोरेन वॉल्टर की शातिर एजेंट थी जो हर मिशन पर अपनी पहचान बदल लेती थी। लोरेन उसे बैंक ऑफ स्पेन के ठीक सामने वाली एक ऊंची बिल्डिंग में ले जाती है जहां वॉल्टर उसका वेलकम करता है और बताता है कि यहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाएगा। वहां क्लाउस नाम के एक कंप्यूटर हैकर से थॉम की मुलाकात होती है। वॉल्टर बताता है कि पूरे मिशन को जेम्स लीड करेगा। तभी साइमन नाम के शख्स की एंट्री होती है जिसकी खासियत थी कि वो किसी भी चीज को पल भर में ढूंढ निकालता था। वॉल्टर बैंक की मेन तिजोरी क्रैक करने की जिम्मेदारी सीधे थॉम को सौंप देता है। ये सुनकर जेम्स भड़क जाता है क्योंकि उसका कहना था कि थॉम को ऐसे खतरनाक कामों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वॉल्टर उसकी बात अनसुनी कर क्लाउस से मिशन का अपडेट पूछता है। क्लाउस बताता है कि बैंक का पूरा टेलीफोन सिस्टम तो हैक हो गया है, लेकिन इंटरनल सिस्टम में घुसने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड चाहिए। रैंडम नंबर्स डालकर बाईपास करने में 100 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते जो नामुमकिन था। तभी थॉम एक आइडिया देता है कि जो बैंक स्टाफ अभी छुट्टी पर है उसे बैंक के किसी ऑफिशियल नंबर पर कॉल करो और खुद को बैंक ऑफ स्पेन के कस्टमर केयर या वॉइसमेल सर्विस का एजेंट बताओ। फिर उनसे कहो कि आपके अकाउंट पर एक अर्जेंट मैसेज आया है जिसे सुनने के लिए कृपया बीप के बाद अपना सीक्रेट पासवर्ड एंटर करें। शुरुआत में टीम के बाकी मेंबर्स को लगता है कि यह बहुत ही बचकाना आइडिया है, पर हैरानी की बात यह होती है कि थॉम की यह सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक 100% काम कर जाती है। इस आसान सी चाल की मदद से क्लाउस को बैंक के अंदर लगे कुछ बेहद जरूरी कैमरास की लाइव फुटेज का एक्सेस मिल जाता है। भले ही यह कोई बहुत पेचीदा तकनीक नहीं थी, पर जो लोग इस खेल को नहीं जानते उनके लिए यह काम करना नामुमकिन था। वॉल्टर थॉम को थैंक्स कहता है और लोरेन भी उसके तेज दिमाग से काफी इंप्रेस हो जाती है। इस पहली बड़ी कामयाबी के बाद वॉल्टर थॉम के सामने उन 3 पुराने सोने के सिक्कों का असली सीक्रेट रिवील करता है। ये रहस्यमयी कहानी 16वीं सदी के एक ब्रिटिश पायरेट से जुड़ी है जिसने स्पेन के एक शाही
जहाज से अरबों का खजाना लूटा था और उसे किसी अनजान आइलैंड पर छुपा दिया था। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी खोजी या सरकार यह पता नहीं लगा पाई कि वह खजाना आखिर किस जगह पर दफन है। करीब 30 साल पहले वॉल्टर ने एक बहुत पुरानी गुप्त चिट्ठी खरीदी थी जिसमें उस खजाने के ठिकाने से जुड़े कुछ हिंट्स लिखे हुए थे। बाद में सालों की रिसर्च से यह बात साफ होती है कि उस खजाने की बिल्कुल सटीक लोकेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स उन्हीं 3 सोने के सिक्कों पर बहुत बारीक नक्काशी से लिखे गए हैं। वॉल्टर ने अपनी जिंदगी के कई साल समंदर की लहरों के बीच उन कीमती सिक्कों को खोजने में दांव पर लगा दिए थे, मगर अफसोस वही सिक्के अब स्पेन सरकार के कब्जे में दुनिया के सबसे सिक्योर बैंक के लॉकर में बंद हैं। वॉल्टर अपनी टीम के सामने वादा करता है कि अगर यह हाइस्ट सक्सेसफुल रही तो खजाने का एक एक हिस्सा सभी में बराबर डिवाइड कर दिया जाएगा। वह थॉम को यह भरोसा भी दिलाता है कि अगर वे किसी वजह से अनसक्सेसफुल भी रहे तो भी उसकी मेहनत और कीमती समय के बदले एक बड़ा अमाउंट पे किया जाएगा। एक लंबी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद पूरी टीम मिलकर बैंक के अंदर घुसने का पहला फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट रेडी करती है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले वे बैंक का स्टाफ बनकर एक इंडस्ट्रियल क्लीनिंग कंपनी को कॉल करते हैं और उन्हें झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं कि बैंक के अलार्म सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए साफ सफाई का काम सस्पेंड किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद साइमन और थॉम उसी क्लीनिंग कंपनी के फेक एम्प्लॉई बनकर सीधे बैंक के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। दोनों अपनी एक्टिंग इस कदर परफेक्टली निभाते हैं कि वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को जरा सा भी डाउट नहीं होता। वे बहुत आसानी से सिक्योरिटी चेक क्लियर करके बैंक के इंटरनल एरिया में एंट्री ले लेते हैं। दूसरी तरफ शातिर लॉरेन एक आर्ट एक्सपर्ट का रूप धारण करती है जो एक्सपेंसिव और रेयर पेंटिंग्स की जांच करती है। वह बैंक एडमिनिस्ट्रेशन को यह दिखाने आई है कि वहां रखी हिस्टोरिकल कलाकृतियों को कोई डैमेज तो नहीं पहुंचा है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गुस्तावो से मिलती है। गुस्तावो को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं होता क्योंकि लोरेन को पेंटिंग्स और आर्ट वर्ल्ड की गजब की नॉलेज है। इसी बातचीत के दौरान लोरेन बहुत ही स्मार्टली अपना बबल टी कप गुस्तावो के हाथ में थमा देती है ताकि वह चुपके से उसके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर सके। उधर अपने सीक्रेट बेस पर बैठा क्लाउस सीसीटीवी कैमरास के जरिए बैंक के अंदर मौजूद अपने साथियों की हर एक मूवमेंट को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। वह तुरंत साइमन को एक सीक्रेट सिग्नल भेजता है कि वह बिना किसी की नजर में आए बैंक के वीआईपी टेक्निकल रूम में घुस जाए। साइमन बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहां पहुंचता है और अपने साथ लाया हुआ एक जासूसी गैजेट वहां के मेन सिग्नल पोर्ट से अटैच कर देता है। इस मास्टर स्ट्रोक से क्लाउस को बैंक के पूरे सिक्योरिटी ग्रिड का एक्सेस मिल जाता है। इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड लॉरेन को सीधे बैंक प्रेसिडेंट के कैबिन में ले जाता है जहां उसे कुछ कीमती पेंटिंग्स की री-एग्जामिनेशन करनी है। जैसे ही गार्ड वहां से हटता है लोरेन पलक झपकते ही अपना खास इलेक्ट्रॉनिक टूल निकालती है और तेजी से पेंटिंग को स्कैन करने लगती है। क्लाउस इस दौरान एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वह कैमरास की लाइव फुटेज की स्पीड स्लो करके उसे इस तरह एडिट करता है कि कंट्रोल रूम में बैठे मॉनिटर्स को यही लगे कि लोरेन अभी भी शांति से पेंटिंग का मुआयना कर रही है। लेकिन हकीकत यह थी कि लोरेन उस कैबिन में तिजोरी की मेन चाबी का सीक्रेट ठिकाना ढूंढ रही थी। उसने एक एडवांस 3D स्कैनर डिवाइस से उस चाबी का हूबहू डिजिटल क्लोन तैयार कर लिया। वह पहली चाबी की कॉपी बनाने का काम पूरा ही करती है कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और खुद बैंक प्रेसिडेंट अंदर आ धमकता है। बैंक प्रेसिडेंट के अचानक आने से खतरा बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि क्लाउस ने कैमरास पर जो स्लो मोशन वीडियो लूप सेट किया था उसका टाइम अब खत्म होने वाला था। अगर सिक्योरिटी टीम को असली लाइव फीड और बदली हुई फुटेज के बीच का फर्क समझ आ जाता तो उनका पूरा हाइस्ट उसी पल तबाह हो जाता। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी लोरेन गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाती है। वह बैंक प्रेसिडेंट से बेहद शालीनता से कहती है कि सर थोड़ा साइड हो जाइए ताकि मैं इस आर्टवर्क की एक परफेक्ट फोटो ले सकूं। वह बिना किसी शक के पीछे हट जाता है और लोरेन अपनी हाजिर जवाबी से इस बड़े खतरे को टाल देती है। थोड़ी ही देर में बैंक प्रेसिडेंट उस कैबिन से बाहर चला जाता है और लोरेन को अपना बाकी काम पूरा करने का मौका मिल जाता है। लोरेन बिना एक पल गंवाए फुर्ती से उस दूसरी चाबी को भी स्कैन कर लेती है जो एक दूसरी कीमती पेंटिंग के पीछे बहुत ही चालाकी से छिपाई गई थी। ठीक इसी समय थॉम को एक बेहद डेंजरस काम सौंपा गया था। उसे बैंक के मेन मीटिंग रूम में जाना था और वहां टेबल के नीचे छिपकर अपने एडवांस स्कैनर के जरिए नीचे बनी रहस्यमयी तिजोरी की पूरी बनावट और उसके स्ट्रक्चर का मैप तैयार करना था। लेकिन बदकिस्मती देखिए तभी बैंक के कुछ बड़े ऑफिशियल्स की एक टीम मीटिंग के लिए अचानक उसी कमरे में आ जाती है। अब थॉम के पास सांसें रोककर चुपचाप मेज के नीचे दुबकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी वहां बैठे एक स्टाफ के हाथ से कुछ जरूरी फाइल्स फिसलकर सीधे फर्श पर गिर जाती हैं। वह शख्स जैसे ही उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकने लगता है थॉम की जान हलक में आ जाती है। लेकिन ठीक उसी नाजुक मोड़ पर अचानक पूरे बैंक में अलार्म गूंज उठता है। उस लाउड सायरन को सुनते ही सभी अधिकारी मीटिंग छोड़कर तुरंत बाहर भाग जाते हैं। थॉम की किस्मत यहाँ उसका पूरा साथ देती है और वह बाल बाल बच जाता है। असल में थॉम की उस स्कैनिंग मशीन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही थी उसी के कारण बैंक का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। अलार्म बजते ही बैंक के ठीक सामने बने मिलिट्री हेडक्वार्टर से मरीन कमांडो और सिक्योरिटी गार्ड तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। वे पल भर में पूरे बैंक को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं। गुस्तावो तुरंत ऑर्डर पास कर देता है कि जांच पूरी होने तक बैंक परिसर से कोई भी इंसान बाहर कदम नहीं रखेगा। उधर लोरेन ने दूसरी चाबी का डिजिटल क्लोन तो बना लिया था पर पाबंदियों के कारण उसे वापस उसकी जगह पर रखने का मौका नहीं मिल पाता। तभी बैंक प्रेसिडेंट वहां आता है और लोरेन को सुरक्षा कारणों से तुरंत अपने साथ बाहर चलने को कहता है। इस अचानक आई आफत से पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। सब लोग अपने सीक्रेट बेस पर घबराए हुए थे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तभी थॉम खुद आगे बढ़कर सामने आता है। वह कहता है कि वह अपनी
अपनी जान दांव पर लगाकर लोरेन के हाथ से छूटने वाली उस चाबी को हवा में ही लपक लेगा और उसे वापस तिजोरी के गुप्त स्थान पर फिट कर देगा। थॉम गजब की फुर्ती दिखाता है और उस चाबी को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में कैच कर लेता है, जिससे कोई आवाज नहीं होती। लेकिन जैसे ही थॉम उस चाबी को वापस उसकी जगह पर सेट करता है, तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड उस कमरे में आ जाता है। वह थॉम को वहां देखकर कड़क आवाज में पूछती है, तुम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहे हो? थॉम तुरंत एक मासूम सा चेहरा बनाता है और अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलता है, ओह सॉरी मैम, असल में मैंने अपने कानों में हेडफोन्स लगा रखे थे और तेज वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रहा था, इसी वजह से मुझे अलार्म का सायरन सुनाई नहीं दिया। गार्ड उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बहानेबाजी बंद करो और तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। उधर कंट्रोल रूम में बैठे गुस्तावो ने बारीकी से नोटिस किया कि अलार्म का सिग्नल सीधे मेन तिजोरी वाले हिस्से से आया था। वह बिना देर किए हथियारों से लैस सैनिकों को नीचे तहखाने में भेजता है, लेकिन वहां काफी छानबीन के बाद भी उन्हें कोई सस्पिशियस चीज या इंसान नजर नहीं आता। आखिरकार कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से गुस्तावो को मजबूरी में सभी को बैंक से जाने देने का फैसला करना पड़ता है। इस जोखिम भरे काम से सही सलामत लौटने के बाद जब पूरी टीम बैंक से चुराए गए डेटा की बारीकी से जांच करती है, तो थॉम एक बार फिर अपनी गजब की बुद्धिमानी का सबूत देता है। वह ध्यान देता है कि स्कैनर तिजोरी के एक खास हिस्से का साफ ढांचा नहीं बना पाया है। वो तुरंत समझ जाता है कि उस जगह पर पानी मौजूद है। दरअसल उस गुप्त तिजोरी के ठीक ऊपर पानी का एक बहुत बड़ा टैंक मौजूद है। 19वीं सदी के उस्ताद इंजीनियर्स ने इस लॉकर की सुरक्षा के लिए ऐसा अचूक चक्रव्यूह बनाया है कि अगर कोई भी घुसपैठिया बिना अनुमति के इसके अंदर कदम रखता है तो मुख्य पाइपलाइन के सारे वाल्व्स खुद ब खुद खुल जाते हैं। देखते ही देखते वह पूरा हिस्सा पानी से भर जाता है, जिससे चोर वहीं फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है। थॉम अपनी खोज से यह भी पता लगाता है कि उस पुराने दौर में आज की तरह कोई मोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं थी, पर उसकी जगह उन्होंने फर्श के नीचे एक बहुत ही संवेदनशील तराजू फिट कर रखा है। जैसे ही तिजोरी की जमीन पर तय सीमा से 1 ग्राम भी फालतू वजन पड़ता है, वह पूरा सिस्टम खुद एक्टिवेट हो जाता है और वाटर ट्रैप चालू हो जाता है। अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस संवेदनशील तराजू को बिना डिस्टर्ब किए तिजोरी को कैसे पार किया जाए। उधर बैंक में अलार्म बजने की उस घटना के बाद जब सुरक्षा बलों को कोई सुराग नहीं मिलता, तो बैंक प्रेसिडेंट गुस्तावो को बहुत बुरी तरह डांटते हैं। उसी दौरान पूरे देश में फुटबॉल वर्ल्ड कप का जोश अपने चरम पर होता है और बैंक के ठीक बाहर बने चौक पर स्पेन की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों फैंस की भारी भीड़ जमा होती है। बैंक प्रेसिडेंट के सलाहकार गुस्तावो का बचाव करते हुए कहते हैं कि शायद अलार्म बजने की वजह बाहर लगे बड़े बड़े पावर जनरेटर्स और मैच दिखाने वाली बड़ी स्क्रीन्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर हो सकता है। इसी बीच जेम्स और साइमन अंडरग्राउंड सीवर के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करके उस बड़े तराजू के बेसमेंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि थॉम ने पहले ही अंदाजा लगाया था, वह मैकेनिकल सिस्टम सच में पुरानी इंजीनियरिंग की एक बेजोड़ मिसाल है। लेकिन अब उनके सामने एक और नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। उस गुप्त तिजोरी तक नीचे के रास्ते से सुरंग खोदने के लिए उन्हें कम से कम 15 दिनों का वक्त चाहिए। अगर वे मशीन्स का इस्तेमाल करके तेजी से ड्रिलिंग करते हैं तो उसकी तेज आवाज से बैंक की सिक्योरिटी टीम तुरंत अलर्ट हो जाएगी। वे हर हाल में वर्ल्ड कप के इस खुशनुमा माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं, जब बाहर मौजूद पूरी जनता और पुलिस मैच के रोमांच में डूबी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि फाइनल मैच अब से सिर्फ 8 दिन बाद ही होने वाला है। ये सुनकर वॉल्टर पूरी तरह निराश हो जाता है और मिशन को यहीं बंद करने का मन बना लेता है। टीम के बाकी लोग भी उम्मीद खोने लगते हैं, लेकिन अक्सर बड़ी मुसीबतें ही सबसे शानदार रास्तों को जन्म देती हैं। एक शाम वॉल्टर बैंक के ठीक सामने वाली एक ऊंची इमारत की छत पर जाता है। वहां से नीचे का नजारा देखते हुए वह नोटिस करता है कि जब भी फुटबॉल मैच के दौरान स्पेन की टीम कोई गोल दागती है और नीचे खड़ी भीड़ खुशी के मारे चिल्लाती है, तो बैंक के मोशन डिटेक्शन कैमरास खुद ब खुद उस शोर की तरफ घूम जाते हैं। इसका साफ मतलब है कि वे नीचे के बजाय बैंक की छत के रास्ते ऊपर से अंदर घुस सकते हैं। लेकिन यह पूरा खतरनाक प्लान स्पेन की फुटबॉल टीम की जीत पर टिका है और किस्मत देखिए, स्पेन की टीम बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल जीतकर सीधे फाइनल में पहुंच जाती है। अब टीम के लिए बस तिजोरी तक पहुंचने के रास्ते को सेफ बनाना बाकी है। इसी बीच एक दिन कंट्रोल रूम में ड्यूटी संभालते हुए गुस्तावो के कानों में सफाई कर्मचारियों की बातचीत का कुछ हिस्सा पड़ता है। वे आपस में बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले बैंक की तरफ से सफाई का काम रोकने के लिए एक कॉल आया था, क्योंकि सिस्टम में कोई खराबी थी। ये बात सुनते ही गुस्तावो को झटका लगता है और उसे तुरंत याद आता है कि उस दिन 2 नए सफाई कर्मी बैंक के अंदर आए थे। वह बिना कोई वक्त गंवाए पुराने कैमरास के रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करता है, जहां उसे थॉम और साइमन की साफ तस्वीरें मिल जाती हैं। लेकिन चूंकि उन दोनों का कोई पुराना पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए बैंक का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उनकी पहचान बताने में फेल हो जाता है। अब गुस्तावो पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हो चुका है। वह बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या दोगुनी कर देता है और परिसर के कोने कोने में नए खुफिया कैमरास लगवा देता है। उधर थॉम इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई रातों से सोया नहीं है। वह पूरी लगन से उस बड़े तराजू की मुश्किल समस्या का हल निकालने में दिन रात लगा हुआ है। आखिरकार अपने बेहतरीन दिमाग की बदौलत थॉम एक बहुत ही अनोखा रास्ता ढूंढ निकालता है। वह टीम को सलाह देता है कि वे उस पुराने तराजू को फ्रीज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी नाइट्रोजन गैस किसी भी मजबूत मेटल को कुछ ही सेकंड्स में जमा कर पूरी तरह सुन्न कर देती है। थॉम के हिसाब से उस विशाल सिस्टम को पूरी तरह फ्रीज करने के लिए कम से कम 500 किलो नाइट्रोजन गैस की जरूरत है और इस जोखिम भरे काम का जिम्मा साइमन के कंधों पर होता है। टीम के सभी सदस्य थॉम के इस प्लान पर अपनी सहमति जताते हैं और मिशन का अंतिम काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सबसे पहले वे गुस्तावो के चुराए गए फिंगरप्रिंट से उसका एक हूबहू नकली क्लोन तैयार करते हैं। इसके बाद तिजोरी के मुख्य दरवाजों को अनलॉक करने के लिए
लिए दोनों चाबियों की डुप्लीकेट कॉपीज भी बना ली जाती हैं। इसी बीच वॉल्टर चुपचाप 3 नकली सोने के सिक्के भी तैयार करवा लेता है। ये नकली सिक्के आगे चलकर क्या खेल दिखाने वाले हैं, ये आपको कहानी के लास्ट में पता चलेगा। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब स्पेन और नेदरलैंड्स की टीम्स के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इसी मुकाबले की आड़ में देश के इतिहास की सबसे सनसनीखेज डकैती को अंजाम दिया जाने वाला है। बाहर मुख्य चौक पर लाखों की बेकाबू भीड़ बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए जमा हो चुकी है। टीम का हर एक मेंबर अपनी अपनी पोजीशन पर पूरी तरह मुस्तैद है। थॉम, लोरेन और जेम्स बैंक के ठीक सामने वाली इमारत की छत से रस्सियों के सहारे हवा में झूलते हुए बैंक की छत पर उतरते हैं और एक स्पेशल कटर से कांच काटकर खामोशी से रस्सियों के जरिए नीचे मुख्य लॉबी में उतर जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की हर एक मूवमेंट पर क्लाउस अपने ठिकाने से पैनी नजर रखे हुए हैं और सही समय पर उन्हें आगे बढ़ने के सीक्रेट सिग्नल्स भेज रहा है। उसकी सटीक गाइडेंस की वजह से वे तीनों बिना किसी की नजर में आए सिक्योरिटी को चकमा देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद वे वेंटिलेशन डक्ट के संकरे रास्तों से होते हुए मुख्य तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। इस फाइनल मैच के रोमांच के बीच भी गुस्तावो की नजरें टस से मस नहीं हो रही हैं। उसे पूरा अंदेशा है कि शातिर चोर इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वह खुद कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स पर एक एक हरकत को बारीकी से देख रहा है। जैसे ही वे वेंटिलेशन डक्ट के मुहाने से बाहर निकले, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने 2 दीवारों के बीच एक भयानक गहरी खाई है। तीनों अपने साथ लाई पोर्टेबल सीढ़ी को खोलकर दोनों दीवारों को आपस में जोड़ देते हैं। जेम्स सबसे आखिर में उस सीढ़ी पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते पहुंचता है, सीढ़ी अचानक नीचे की तरफ सरकने लगती है। मौत को सामने देख जेम्स पूरी ताकत से आगे की तरफ छलांग लगाता है। ठीक उसी नाजुक पल में थॉम हवा में ही उसका हाथ मजबूती से थाम लेता है और जेम्स की जान बच जाती है। उधर क्लाउस सिस्टम को हैक करके पहला सिक्योरिटी दरवाजा खोल देता है। इसके बाद उनके सामने एक और बेहद भारी स्टील का दरवाजा आता है। इसे खोलने के लिए गुस्तावो के नकली फिंगरप्रिंट और उन दोनों डुप्लीकेट चाबियों का एक साथ एक ही सेकंड में इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। तीनों साथियों के तालमेल के बिना यह दरवाजा खुलना पूरी तरह नामुमकिन है। किस्मत से फिंगरप्रिंट और चाबियों का वह कॉम्बिनेशन एकदम सटीक बैठता है और आखिरकार बैंक का वह अंतिम दरवाजा भी उनके सामने खुल जाता है। अब उनके ठीक सामने वह फर्श है जिसके नीचे वह संवेदनशील तराजू लगा हुआ है। अंडरग्राउंड सीवर में तैनात साइमन को जैसे ही टॉम का सिग्नल मिलता है, वह बिना देरी किए उस तराजू के मुख्य बेस पर भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस रिलीज करना शुरू कर देता है। ऊपर तिजोरी में खड़े तीनों लोग अपनी सांसें रोके उस मैकेनिज्म के जमने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही पलों में अत्यधिक ठंड की वजह से वह तराजू पूरी तरह फ्रीज होकर एक जगह स्थिर हो जाता है। थॉम सबसे पहले हिम्मत दिखाकर उस फर्श पर कदम रखता है। जब सब कुछ सुरक्षित लगता है तो बाकी दोनों भी अंदर दाखिल हो जाते हैं और उन 3 सोने के सिक्कों वाले पुराने डिब्बे को तलाशने लगते हैं। इसी दौरान गुस्तावो स्क्रीन पर देखता है कि मुख्य लॉबी के कुछ अहम सेंसर्स अचानक ऑफ हो गए हैं। वह तुरंत सिक्योरिटी टीम को वहां भेजता है, जिन्हें छत पर हुआ वह सुराख मिल जाता है। गुस्तावो पल भर में समझ जाता है कि चोर बैंक के भीतर घुस चुके हैं और वह तुरंत सेना को बुलाकर पूरे बैंक की नाकेबंदी का आदेश दे देता है। इसी बीच तिजोरी के भीतर एक और मुसीबत आ जाती है। नीचे बेसमेंट में छोड़ी गई नाइट्रोजन गैस का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है और वह तराजू दोबारा एक्टिवेट होने की कगार पर है। तभी अचानक लोरेन की नजर उस अलमारी पर पड़ती है और उसे वह पुराना डिब्बा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही लोरेन उस डिब्बे को अपने हाथ में लेती है, जेम्स अचानक अपनी जेब से गन निकालता है और उन दोनों के सीने पर तान देता है। वह ठंडे लहजे में लोरेन से वह डिब्बा उसके हवाले करने को कहता है। असल में जेम्स ब्रिटिश सरकार का एक सीक्रेट एजेंट है जो उस ऐतिहासिक खजाने को वापस अपने देश ले जाने के मिशन पर है। इसी खींचतान में वह तराजू पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। खतरे को भांपते हुए लोरेन वह डिब्बा तुरंत जेम्स की तरफ उछाल देती है और थॉम का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तिजोरी का भारी स्टील का दरवाजा पूरी रफ्तार से बंद हो जाता है और वे तीनों उस काल कोठरी में कैद हो जाते हैं। दीवारों में लगे मुख्य पाइप से पानी का भयानक बहाव शुरू हो जाता है और वह तिजोरी तेजी से एक स्विमिंग पूल में बदलने लगती है। बाहर सेना के जवान भी बैंक के गलियारों में दाखिल हो चुके हैं। तिजोरी के भीतर पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ ही मिनटों में वहां सांस लेना भी मुश्किल होने वाला है। जेम्स एक प्रोफेशनल गोताखोर है और उसे इस स्थिति का पहले से अंदाजा था, इसलिए वह अपने साथ कुछ खास डाइविंग इक्विपमेंट लेकर आया है। वह पूरी तरह शांत रहते हुए पानी की गहराई में उतरता है और नीचे बने ड्रेनेज पाइप के रास्ते बाहर निकलने की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन लोरेन और थॉम के पास ऐसा कोई साधन नहीं है और पानी उनके गले तक आ चुका है। जीवन और मृत्यु के उस आखिरी मोड़ पर थॉम का जीनियस दिमाग एक अंतिम पासा फेंकता है। वह वायरलेस पर चिल्लाते हुए सीवर में मौजूद साइमन से कहता है कि उस तराजू के प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके उतना वजन बढ़ा दो। साइमन बिना एक सेकंड गंवाए नाइट्रोजन गैस के उन भारी भरकम खाली सिलेंडर्स को उठाता है और उस तराजू के बेस पर लादना शुरू कर देता है। वजन को मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाने के लिए वह खुद भी उन सिलेंडर्स के ऊपर जा बैठता है। उधर उनके ठिकाने पर बैठे बाकी साथी भी हाथ जोड़कर अपने दोस्तों की जान की दुआ मांग रहे हैं और तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार होता है। अत्यधिक वजन पड़ने के कारण तराजू का मैकेनिज्म पूरी तरह लॉक हो जाता है और पानी का वह भयानक बहाव धीरे धीरे थम जाता है। आखिरी कुछ पलों में थॉम और लोरेन की जान बाल बाल बच जाती है। जैसे ही बाहर सिस्टम नॉर्मल होता है, सेना के जवान और गुस्तावो भारी हथियारों के साथ तिजोरी का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होते हैं, लेकिन वहां कदम रखते ही उन सब के होश उड़ जाते हैं। वहां कोई इंसान या खजाना नहीं होता, सिर्फ एक बिल्कुल खाली तिजोरी होती है। गुस्तावो अपनी पूरी जिंदगी की सर्विस में पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा है, क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहा कि वे शातिर चोर हवा में गायब कैसे हो गए। कुछ देर छानबीन के बाद गुस्तावो को आखिरकार यह
ये सुराग मिल जाता है कि वे शातिर चोर पानी की मुख्य पाइपलाइन और छत के वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते वहां से भाग निकले हैं। गुस्तावो को पूरा यकीन है कि चोर अभी भी बैंक की सीमा के आसपास ही होंगे, इसीलिए वह अपनी पूरी फोर्स को उन्हें छप्पे छप्पे पर तलाशने का हुक्म दे देता है। दूसरी तरफ थॉम और लोरेन एक बार फिर उसी संकरे वेंटिलेशन के रास्ते रेंगते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब संकट यह है कि क्लाउस कैमरास के जरिए उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सैनिकों ने बैंक के सभी निकास द्वारों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। तभी इस मुश्किल घड़ी में लोरेन को अचानक तीसरी मंजिल पर मौजूद भागने का एक गुप्त रास्ता याद आता है। वह बिना वक्त गंवाए थॉम को अपने पीछे आने का इशारा करती है। गार्ड्स अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। दोनों फुर्ती दिखाते हैं और तेजी से भागकर बैंक प्रेसिडेंट के मुख्य कैबिन में घुस जाते हैं। गुस्तावो को कंट्रोल रूम से यह देखकर लगता है कि अब वे दोनों पूरी तरह फंस चुके हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी कर्मियों का दस्ता उस कैबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है तो वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के भीतर कोई भी मौजूद नहीं होता। असल में जब लॉरेन पेंटिंग्स की जांच के बहाने पहली बार उस कैबिन में आई थी, तभी उसकी पारखी नजरों ने नोटिस कर लिया था कि बैंक प्रेसिडेंट अक्सर वहां सिगरेट पीने के लिए एक गुप्त खिड़की खुली छोड़ देता है। उसी खुली खिड़की का फायदा उठाकर दोनों समय रहते बाहर निकल जाते हैं। गुस्तावो जैसे ही खिड़की से नीचे सड़क की तरफ देखता है, उसका खून खौल उठता है, क्योंकि उसे थॉम और लोरेन नीचे मौजूद लाखों की भीड़ में धीरे धीरे गायब होते साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वह गुस्से से अंधा होकर तुरंत अपनी गन निकालता है और उन पर फायर करने के लिए निशाना साधता है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसका एक साथी ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वह गुस्तावो को झकझोरते हुए कहता है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? नीचे आम जनता की कितनी भारी भीड़ मौजूद है। इसके बाद वह तुरंत सैनिकों को वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजता है कि काले कपड़े पहने उन दोनों संदिग्धों को उस भीड़ में से ढूंढकर बाहर निकालो। लेकिन थॉम और लोरेन इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार हैं। वे भीड़ में कदम रखते ही पलक झपकते अपने काले कपड़े उतारकर फेंक देते हैं और आम फुटबॉल फैंस की तरह दिखने लगते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए दोनों भीड़ के बीच एक प्रेमी जोड़े की तरह एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सैनिक उनके इस झांसे में आ जाते हैं और उन्हें पहचान नहीं पाते, जिसके कारण आखिरकार सेना को हार माननी पड़ती है। इस मिशन के कुछ समय बाद वॉल्टर इंग्लैंड की धरती पर मार्गरेट नाम की एक हाई प्रोफाइल महिला से मिलने पहुंचता है। मार्गरेट और जेम्स दोनों असल में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के बेहद शातिर सीक्रेट एजेंट्स हैं। वॉल्टर वहां उन 3 सोने के सिक्कों से मिलने वाले खजाने के हिस्से पर बात करने के इरादे से आया है, लेकिन मार्गरेट कड़े शब्दों में उसे कोई भी हिस्सा देने से साफ इनकार कर देती है। जेम्स उन तीनों सिक्कों को सुरक्षित अपने देश ले आया है और उसने वहां के एक बड़े प्रोफेसर को उन सिक्कों पर उकेरे गए खजाने के गुप्त कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने के काम पर लगा दिया है। लेकिन जेम्स और उसकी एजेंसी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि वॉल्टर को जेम्स की वफादारी पर बहुत पहले से ही शक हो गया था। इसीलिए वॉल्टर ने बैंक के भीतर ही लोरेन की मदद से उन असली सोने के सिक्कों को बहुत चालाकी से बदलकर उनकी जगह हूबहू दिखने वाले नकली सिक्के रखवा दिए थे। उन नकली सिक्कों पर जो दिशा निर्देश खुदे हैं वे पूरी तरह गलत और फर्जी हैं। जब जेम्स और मार्गरेट को इस धोखे का एहसास होता है तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ फ्रांस के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक खूबसूरत आइलैंड पर वॉल्टर की पूरी टीम इस कामयाबी का जश्न मना रही है। इस बीच थॉम ने अपनी असाधारण प्रतिभा से हवाई जहाज उड़ाने का ऑफिशियल पायलट लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। तभी शातिर लॉरेन अपनी जेब से वे असली सोने के 3 सिक्के निकालती हैं और थॉम उन पर अंकित सही दिशा निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करके खजाने की असली लोकेशन ट्रैक करता है। जैसे ही खजाने का असली ठिकाना स्क्रीन पर सामने आता है, वे सब के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह अरबों का खजाना खुद इंग्लैंड के एक सबसे बड़े सेंट्रल बैंक के भीतर दफन है। वह बैंक भी टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद आधुनिक और दुनिया के सबसे उन्नत सिक्योरिटी सिस्टम से लैस माना जाता है। अब इन चारों साथियों के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। आगे की रोमांचक कहानी में हम देखेंगे कि इंग्लैंड के इस सबसे सुरक्षित बैंक को अपना अगला निशाना बनाते समय थॉम कौन सी नई और अद्भुत योजना तैयार करता है। तो ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल ज़ोरिक्स मूवीज को। और जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।